ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा कि स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, यानी कॉन्वेक्स में भी देखे थे और कॉनकेव में भी देखे थे। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब था कि जो भी हम चीज़ें बताए थे कि कब इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, कब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, यानी साइन कन्वेंशन, उसका इमेज के फॉर्मेशंस क्या रूल्स क्या हैं, और इमेज फॉर्मेशंस किस किस केस के लिए कितना है ना, कब वर्चुअल है, कब इनलार्ज है, कब स्मॉल है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग मिरर फॉर्मूला को भी देखेंगे। ठीक है, और इस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मैग्निफिकेशंस देखेंगे और इमेज का स्पीड देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला से सबसे पहले। ओके, तो देखो क्या है बच्चे कि आज जो हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देखो कुछ अलग मिलेगा। जो आप 10th में पढ़े हो वैसा हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं ना, कुछ अलग ढंग से हम प्रूफ कर रहे हैं, उसको आप लोग देखो कैसे है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो मान लो कि सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स भी लेंगे, है ना, कॉनकेव भी ले रहे हैं, भी कॉन्वेक्स भी लेंगे। तो आप क्या करें कि मान लिया जाए कि एक आपके पास ये जो है क्या है बताओ, एक कॉनकेव मिरर है। ओके, और सिंपल जो बनाते हैं उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस को आप बना दीजिए, इसको बोल दीजिए आपकी पोल है। सपोज दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज योर फोकस। क्लियर है। अब देखो क्या करोगे कि यहाँ पे तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कहीं भी ले सकते हैं। तो सपोज करो कि ये हम एक पॉइंट और लिए O। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये। अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से रे जाएगा कहाँ पे? मिरर पे। मिरर पे गया। अब मिरर पे क्या आप करेंगे? आप नॉर्मल खींचेंगे। तो एक नॉर्मल आप खींच दीजिए मिरर पे। चलो तो ये भाई नॉर्मल हो गया आपका। ओके, ये जो है हमारा क्या है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है बाबू। ओके, अब मैं ये बोल रहा हूँ क्या कि सपोज करो बच्चे कि ये नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे, यानी जो इंसिडेंट रे है O to N, ये एंगल कुछ बनाता है कितना? I। तो क्या बताते थे कि इतना ही एंगल पे कोई, यानी कि ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बना देगा बच्चे? इमेज बना देगा, है ना। और ये भी क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। अच्छा बोलो यहाँ पे क्या इमेज बनाएगा? उसके पीछे भी सिंपल सा लॉजिक ये है बच्चे कि इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टिंग रे, फिर से सुनो, इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टिंग रे आपस में इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो एक तो ये इंसिडेंट रे गया यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होकर इधर आया। दूसरा क्या करो कि यहाँ से सेंटर से पास करवा दो। तो ये देखो सेंटर से पास करा दो, ऑब्जेक्ट से निकलेगा, सेंटर से पास करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, सेंटर से पास करेगा, मिरर पे टकराएगा। अब मिरर पे कैसा टकराएगा? परपेंडिकुलर टकराएगा कि नहीं टकराएगा? तो जब परपेंडिकुलर टकराएगा तो ये अपनी इनकी ऐसे गया होगा, इसी पाथ को रिट्रेस करेगा। तो इसी पाथ को ऐसे क्या करेगा? इधर तरफ रिट्रेस कर लिया, तो ये गया इधर और ऐसे ट्रेस, तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया? इमेज बन गया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज करें कि ये जो रे है ये कुछ एंगल बनाता होगा अल्फा, सेंटर जो है नॉर्मल डाले हम लोग, ये कुछ एंगल बनाता होगा बीटा, और ये जो इमेज वाला जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल कुछ बनाता होगा गामा। ओके, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको मान लो M। ठीक है, हम क्या करेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट O है ना, इज मेक्स एंगल मेक्स इमेज I, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, वो कैसा इमेज बनाएगा? I बनाएगा इमेज यहाँ पे। ओके, आप क्या करोगे? वी ड्रॉ NM परपेंडिकुलर किस पे? ऑन CP या PC पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब तुम बताओ कि P जो होगा एंड M, बताए थे ना P एंड M क्या है? वेरी नियर है। कहने का मतलब ये बच्चे कि ये जो रे है ये पैराएक्सियल रे है, और पैराएक्सियल रे के लिए जो इंसिडेंट एंगल होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो n जो होगा बहुत नज़दीक होगा। तो अगर n बहुत नज़दीक होगा तो हम यहाँ से नॉर्मल डालेंगे तो ये m लगभग p के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम p बोले या n m बोले, है ना, दोनों बात क्या है बच्चे? इक्वल है। ठीक है, तो हम p जो है m वेरी नियर है, तो p जो है इक्विवेलेंट, m जो है इक्विवेलेंट टू किसके है? p के बराबर है। ओके, अब देखो यहाँ पे तुम लोग समझना ध्यान से,
मैं क्या बोल रहा हूं कि अब एक ट्राइंगल्स के लिए चलो, है ना। तो देखो तो फ्रॉम ज्योमेट्री तुम लोग क्या लिख सकता है बच्चा, लिख सकता है क्या कि इन ट्राइंगल ONC, तो ये जो अल्फा है और ये आई है इंटरनल एंगल है, और ये बीटा कैसा एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं, बताओ मेरे को। तो क्या लिखेगा, अल्फा प्लस आई को लिखना पड़ेगा कितना, बीटा लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि ये जो अल्फा और आई ये इंटरनल एंगल है और ये एक्सटर्नल एंगल है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे और चलते हैं, ठीक है। आगे और क्या लिख सकते हैं भाई, बताओ मेरे को तुम। तो आगे लिख सकते हो तुम क्या कि फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, बताओ मेरे को, CNI में क्या है बाबू, बताइए मेरे को। CNI में क्या है बच्चे, तो ये बीटा है और ये आई है। तो बीटा में आई को ऐड कर दो तो किसके बराबर है, गामा के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इंटरनल एंगल है और ये कौन सा एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं, बताओ मेरे को फिर से। ये दोनों क्या है, इंटरनल एंगल है, ये कौन सा है, एक्सटर्नल एंगल है। अब एक काम करो तुम कि तुम्हें तो 1/v + 1/u = 1/f प्रूफ करना है। तो ये दोनों के हेल्प से आई को हटा दो और सारे एक रिलेशन निकालो अल्फा बीटा और गैमा में। तो अगर यहाँ से हम इक्वेशन 1 से करते हैं, इसको मानते हैं ना, तो यहाँ से अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो आई के जगह पर लिख सकते हो कितना, तो बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो पुट आई = बीटा माइनस अल्फा इन इक्वेशन बीटा प्लस आई = गामा। तो इसीलिए तो लिख सकता है कि आई नहीं, बीटा ये है तो बीटा रहने दीजिए, अब प्लस आई के जगह पर क्या लिख देंगे बच्चे, बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा लिख दो, ठीक है। और = क्या हो जाएगा, गामा। तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा माइनस अल्फा = गामा। ये आपका इक्वेशन एक आया 1, इसको मान लो। ये जो इक्वेशन आया बच्चे, ये अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन है। आपको ये ध्यान रखना है बाबू कि अल्फा बीटा एंड गामा जो है बाबू वेरी वेरी स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, फॉर पैराएक्सियल रे। किसके लिए बच्चे, पैराएक्सियल रे के केस के लिए अल्फा बीटा गामा जो है बहुत ही स्मॉल होगा और एन जो होगा वो बहुत ही नियर में होगा। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इन ट्रायंगल्स अगर तुमको मैं बोलूं तो तुम बोल सकते हो क्या कि ONM दिख रहा है तुमको, ONM राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, क्योंकि ये क्या डाले हैं आप लोग, परपेंडिकुलर डाले हैं। और अब देखो आप लोगों के दिमाग में जो है बत्ती जला होगा, है ना, कि सिंपली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा = tan अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं बाबू NP। अच्छा NP क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि NM या NP बराबर है, NM बोलूं और अपॉन में OM बोलूं। अगर तुमको मैं बोलूं बच्चे NM को NP लिख दो तो इसको NP भी लिख सकते हो बच्चे, और O से M को O2P भी लिख सकते हो आप, ठीक है बच्चे। और यहाँ ध्यान से देखोगे तो अल्फा बीटा गामा वेरी वेरी स्मॉल है। तो tan अल्फा को क्या लिखते थे, अल्फा लिखते थे। साइन अल्फा को भी क्या लिखते थे, अल्फा लिखते थे। तो उस तरह से tan अल्फा को क्या लिखेंगे, अल्फा, और यहाँ = क्या कर देंगे, NP और अपॉन OP लिखेंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली अगर मैं देखूं बच्चे तो इन ट्रायंगल CNM क्या लिख सकते हो, tan बीटा = अब मैं NM नहीं लिख रहा हूं, मैं NP लिख रहा हूं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि NM को NP लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि M और P एक ही पॉइंट है, नजदीक है बहुत ज्यादा, है ना। तो क्या हो जाएगा NP और अपॉन में क्या हो जाएगा बाबू, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो PC हो जाएगा बाबू, है ना, ठीक है। और इन ट्रायंगल INM तो tan गामा = क्या हो जाएगा बाबू, tan गामा = NP और अपॉन में क्या लिख सकते बाबू, IP या PI, है ना। तो इसको हम लोग tan बीटा को बीटा लिख देंगे, इसलिए बीटा = कितना हो गया, NP
और अपॉन में पी सी, और यहाँ पे हम लोग tan गामा को गामा लिख सकते हैं, तो गामा इक्वल कितना हो गया एन पी और अपॉन पी आई। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा जो है बहुत ही स्मॉल है, और अगर ये बहुत स्मॉल है तो tan अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख सकते हैं, tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं, और tan गामा को गामा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा निकल गया, बीटा निकल गया, गामा निकल गया। अब इस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर में रख देंगे, है ना, और इजी वे में जो है हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा बच्चे, बिना कोई मेहनत का। ठीक है, तो हम लोग वही करने वाले हैं, यानी कि वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, किसका? अल्फ़ा का, बीटा का और गामा का। तो कर दो पुट, है ना, आ जाएगा। तो पुट कर दो भाई, पुट अल्फ़ा बीटा गामा इन इक्वेशन 1। तो कौन सा इक्वेशन 1 है बाबू आपका? वो है, रख दो। तो कितना है, कितना भाई? 2 बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा है, तो 2 इंटू बीटा, कहाँ है बीटा बाबू? एन पी और अपॉन पी सी, माइनस अल्फ़ा की जगह पर क्या रखेंगे आप लोग? एन पी बटे में ओ पी इज इक्वल टू, गामा की जगह पर क्या रखेंगे बाबू? एन पी और अपॉन पी आई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, ये छोटा हो जाएगा, है ना, इसको यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू एन पी और अपॉन पी सी माइनस अल्फ़ा की जगह पर एन पी और अपॉन ओ पी इज इक्वल टू, गामा की जगह पर लिखूँगा एन पी और अपॉन पी आई। अब देखो बच्चे, ये एन पी, ये एन पी, ये एन पी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन ओ पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी आई। अब इसको तुम ध्यान से देखो तो तुमको कुछ नजर आएगा, पी सी सॉरी ओ पी क्या जगह पर क्या लिख सकते हैं आप लोग? माइनस यू। क्यों लिखेंगे बच्चे? क्योंकि सर ये ऑब्जेक्ट है और हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से, और इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, जबकि हम पोल से किधर आ रहे हैं? लेफ्ट में आ रहे हैं, तो नेगेटिव हो गया। पी सी को आप क्या लिख सकते हो? माइनस आर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हम पोल से लेफ्ट में आ रहे हैं और इमेज इंसिडेंट रे राइट जा रहा है। उस तरह से पी आई को क्या लिख सकते हैं? यानी ये वाला डिस्टेंस पी आई को क्या लिख सकते हो आप? यानी यहाँ पे इमेज बन रहा है तो माइनस भी लिखेंगे आप, है ना, इसको पुट कर दीजिए। तो 2 अपॉन माइनस आर इज सॉरी, ठीक है, माइनस 1 अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन यू, सॉरी ये माइनस में है, और इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी। तो इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके जाओ, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा बच्चे बताओ मेरे को यहाँ पे? तो 1 बाई भी, तो इधर आ गया तो 1 बाई भी हो गया, तो 1 बाई भी हो गया, और ये उधर 1 बाई यू है तो प्लस 1 अपॉन यू रहेगा बच्चा, और इज इक्वल टू डाल दिए और इसको उधर लेके गए हैं तो क्या हो जाएगा बाबू? 2 अपॉन आर, है ना। और आप लोग को पता है कि एफ जो होता है वो आर बाय 2 होता है, तो अगर 2 अपॉन आर को आप लेंगे तो 1 अपॉन एफ के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं बताओ मेरे को? कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, है ना। और यही क्या हो गया बच्चे? प्रूफ हो गया। क्या हो गया? यही प्रूफ हो गया। ओके, तो बहुत ही इजी था ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल सा साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए और बेसिक ज्योमेट्री पता होना चाहिए। ठीक है, आप इजीली क्या कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो। ओके, चलो अब हम लोग किस में देखेंगे? कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कॉन्वेक्स में भी कुछ सिमिलर केस होगा बाबू, है ना। इन कॉन्वेक्स मिरर अगर बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें भी कुछ सिमिलर केस होगा। एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिए एक, और क्या करेंगे इसका हम एक्सिस बना लिए। ये क्या होता था बाबू? पोल, सेंटर इसका इधर होता है और फोकस भी यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे कहीं रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट उधर रख नहीं सकते। तो मान लीजिए जाए कि यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा ओ, अब ऑब्जेक्ट से रे गया, मिरर पे गया। अब क्या करोगे बच्चे? यहाँ पे पहले तो नॉर्मल डालोगे आप इस पॉइंट पे, तभी तो आप रिफ्लेक्शन करवाओगे। तो नॉर्मल डाल दो, ये नॉर्मल हमारा डाल दिए, ये नॉर्मल हो गया बच्चे, है ना। तो जितना ये नॉर्मल अगर हम यहाँ आगे बढ़ा दें तो ये हमारा एंगल जो है आई होगा।
तो अगर वो आई है तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो कभी इंटर, देखो एक और बोले थे क्या, पोल से पास करा दो, तो ये इसे जाएगा ऐसे, और ऐसे अगर गया तो वापस रिट्रेस करेगा, तो रिट्रेस कर लिया अपने पाथ को, ठीक है। तो यानी कि ये वाला रे इधर जा रहा है और ये रिफ्लेक्टेड इधर, यानी कि एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है और दूसरा जो पोल वाला रिफ्लेक्टेड रे है वो रिट्रेस होकर इधर आ रहा है। तो ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो हम दोनों को एक्सटेंड करेंगे। तो इसको इधर की तरफ एक्सटेंड कर दिए और इसको इधर एक्सटेंड कर दिए, तो दोनों कट किया, यहाँ पे बन गया क्या चीज़, इमेज, है ना। तो फिर से पिछले क्लास जैसा, जो ऑब्जेक्ट वाला एंगल है उसको आई अल्फा मान लो, जो सेंटर वाला एंगल है उसको बीटा मान लो, और इसको क्या मान लो बाबू, गामा। मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? बिल्कुल हम लोग मान सकते हैं। और अब एक काम कर बच्चा, काम ये कर तू कि फिर से तुमको थोड़ा सा अब इस एंगल को ट्रांसफर कर ले इधर की तरफ। ये ट्रिक ही है एक तरीके से, क्योंकि सारे एंगल अगर एक तरफ हों तो कैलकुलेशंस इजी हो जाता है बाबू। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये अगर ये आई पे है तो ये भी आई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन एंगल सेम होता है। अब क्या करो तुम, इसको आगे बढ़ाओ और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींचो। तो बताओ मेरे को तुम बाबू कि ये हॉरिजॉन्टल से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे अल्फा बना रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन अल्फा वाली यहाँ जा रही है, तो ये एंगल कितना बनाएगी, अल्फा बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी बाबू, बिल्कुल बनाएगी। और देखो ध्यान से, अगर ये बीटा है बाबू तो ये ऐसे आया और ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल से भी कितना हो जाएगा बाबू, बीटा हो जाएगा। समझ रहे बात को? और देखिए ये जो है हमारा, ये आई है, ये आ रहा है और ये जा रहा है, तो ये एंगल कितना है, आई है ना। तो ये देखो, तो ये भी दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो फ्रॉम ज्योमेट्री आई किसके बराबर है बाबू मेरे को बताओ? तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। इस केस के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, समझ में आ रहा है बात? कुछ नहीं किए थे, ऑब्जेक्ट से जो रह गया उसको आगे बढ़ा दिए थे। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रहा है, तो यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया और यह भी हॉरिजॉन्टल से अल्फा बनाया, ओके। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये की लाइन है और यहाँ पे एंगल अल्फा है, सॉरी बीटा है, तो ये अगर ये बीटा है बाबू तो ये भी बीटा होगा। ऑल्टरनेट एंगल वाला ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लेकिन अगर ये देखो तुम लोग, ये लाइन ऐसे आ रहा है नॉर्मल वाली और ये इंसिडेंट रे वाली है, तो इसके बीच का एंगल कितना है, आई है। तो ये भी इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, आई ही होगा, या वर्टिकली या अपोजिट एंगल है। तो इधर क्या है, आई है, इधर क्या है बच्चे, तो अल्फा प्लस बीटा है। तो अगर वर्टिकली अपोजिट देखें तो आई को क्या होना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा होना पड़ेगा। उसी तरह से यानी ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना बच्चे। अब देखो तो आगे और चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि ये एंगल अगर आई है तो भी कितना होगा बाबू, आई होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल आई, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट है। अब देखो इन ट्रायंगल CNI, ठीक है ना। क्या है बच्चे, ये दोनों इंटरनल एंगल है, आई और कौन सा, बीटा। और वो किसके बराबर है बच्चे, तो गामा के बराबर है, तो इज इक्वल टू गामा, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये हो गया। अब क्या करो, यहाँ से आई के यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई की जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस में ये कितना है बीटा, इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, गामा हो गया कि नहीं हो गया। और फिर से मैं यहाँ पे से चाहूँ तो नॉर्मल ऐसे डाल सकता हूँ बाबू, थोड़ा सा अलग कलर से डालता हूँ नॉर्मल, ताकि तुमको दिखाई दे। यहाँ से नॉर्मल डाल सकते हैं ना, डाले थे ना ट्रायंगल बनाने के लिए, यही नॉर्मल था, कितना था m। तो हम लोग क्या डालेंगे, एन एम क्या है, परपेंडिकुलर किस पे, ऑन परपेंडिकुलर किस पे है, पीसी पे है कि नहीं है। अच्छा, और m जो है, p जो है किसके नज़दीक में है, m के नज़दीक में है। तो हम चलते हैं फिर से वही बेसिक फंडा जो पिछले क्लास में हम लोग लगाए थे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, तुम लिखेगा तुम क्या कि इन ट्रायंगल ONM, और अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं tan अल्फा इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर NM या NP इक्वल है, तो NP लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, और यहां क्या ले रहा हूं OP, ठीक है। और अल्फा बहुत छोटा है, ठीक है। फिर से अल्फा बीटा गामा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो tan अल्फा को अल्फा लिखेंगे,
tan बीटा को बीटा लिखेंगे, tan गामा को गामा लिखेंगे। तो इसीलिए है ना, और लिख सकते हैं और क्या चीज़, अल्फा इज इक्वल टू एन पी और अपॉन ओ पी इन ट्राइंगल सी एन एम। तो tan बीटा के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, एन एम या एन पी, एन पी और अपॉन में क्या बाबू, तो पी सी या एम सी जो भी लिखो, तो पी सी और बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो एन पी और अपॉन पी सी। और इन ट्राइंगल एक और बच्चा कौन सा, आई एन एम। तो आई एन एम में tan गामा, तो परपेंडिकुलर बटे बेस, तो tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में एन पी, बेस में कितना पी आई है ना, और tan गामा को गामा लिख सकते हैं इज इक्वल टू एन पी और अपॉन पी आई। ठीक है, पुट कर दो बाबू, पुट अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 1 बाबू, इसी को मान लेते हैं 1 है ना, यही रिलेशन अल्फा बीटा गामा है ना। तो कितना है अल्फा प्लस ये कितना है बाबू 2 बीटा है ना, इज इक्वल टू गामा है। अल्फा के वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा तुम्हारा धीरे धीरे। अल्फा कितना है बाबू, एन पी अपॉन ओ पी है, तो लिखेंगे एन पी और अपॉन ओ पी प्लस 2 इंटू बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, एन पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू गामा की जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, एन पी अपॉन पी आई। ये एन पी ये एन पी ये एन पी क्या हो गया गया, तो क्या बचा बाबू ऊपर में 1, तो 1 अपॉन ओ पी प्लस 2 अपॉन पी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी आई है ना। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है बाबू, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो देखो जरा सा ओपी दिखाई दिया बाबू, ये रहा है ना। तो देखो तो इंसिडेंट रे ओ से राइट साइड में जा रहा है और हम पी से ओ की तरफ आ रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है, ये निगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा बाबू, तो माइनस ऑफ यू हो गया। ठीक है, उसी तरह से पीसी की बात करते हैं बाबू, देख तो ये है, ये इंसिडेंट रे राइट साइड में है और हम पोल से कहाँ जाएंगे, सेंटर की तरफ, तो ये भी हम राइट साइड जा रहे हैं, यानी कि अलोंग द इंसिडेंट रे जा रहे हैं। तो पीसी क्या होगा बाबू, पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया पॉजिटिव में कितना आर रेडियस के बराबर, और उस तरह से पी आई, तो पी आई क्या है, इमेज का डिस्टेंस है पोल से, लेकिन हम किधर जा रहे हैं पोल से बाबू, राइट के तरफ, और इंसिडेंट रे भी राइट जा रहा है, यानी कि वी आर मूविंग अलोंग द इंसिडेंट रे, मतलब पॉजिटिव, तो कितना प्लस में कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब यहाँ पे रख दो बाबू है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो इजी है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। चलो हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे बच्चे, कुछ नहीं करेंगे, पुट द वैल्यू, पुट अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन, तो रख दो उसमें बाबू, तो 1 बाई कितना है ओ पी के जगह पर माइनस यू, सॉरी अल्फा नहीं, पुट यू वी एंड आर, तो कितना आ जाएगा बाबू, ये प्लस 2 अपॉन आर हो जाएगा, प्लस में इज इक्वल टू उधर क्या है बाबू 1 अपॉन भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पी आई के जगह पर प्लस भी है। अब देख ये माइनस है ना, तो इसको इधर भेज दे, तो प्लस हो गया, इधर रहने दे इसको, तो 2 अपॉन आर को रहने दे, और इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी, और इधर आके क्या आ जाएगा, ये प्लस में 1 अपॉन यू हो जाएगा बाबू। और अभी भी बताए थे 2 बाई आर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एफ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई भी प्लस 1 अपॉन यू। तो ये जो है बाबू हमारा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ जो है मिरर फॉर्मूला है बाबू, किसमें बताओ मेरे को, मिरर में है ना, किसमें, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा करवा दिया क्योंकि ज़रूरी है, बेसिक्स आपको जानना चाहिए, एक आध लेक्चर बढ़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, तुमको कुछ जानकारियाँ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है बाबू, है ना। चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
अब देखो बच्चे, ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं थोड़ा सा, और अब हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन। तो क्या है भाई मैग्नीफिकेशन? ये क्या है? रेशियो है किसका भाई? साइज, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको डिनोटेड बाई एम से इसको डिनोट करते क्या हो जाएगा? साइज हो जाएगा किसका? इमेज का। और अपॉन में क्या हो जाएगा बाबू? साइज किसका हो जाएगा बाबू? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। साइज किसका हो जाएगा? इमेज का, और साइज किसका हो जाएगा बाबू? ऑब्जेक्ट का। ओके, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है द एनलार्जमेंट, यानी कि क्या बोलता है? द चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ इमेज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज में कितना चेंज हुआ, इमेज बड़ा हो गया कि इमेज छोटा हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज का क्या रेशियो है, उस रेशियो को बताता है मैग्नीफिकेशन, यानी कि इनलार्ज हो गया है, मैग्नीफाइड हो गया है कि डी मैग्नीफाइड हो गया है। अगर ये m की वैल्यू 1 से छोटा है, अगर m की वैल्यू 1 से छोटा है तो यानी कि शॉर्ट हो गया होगा, यानी कि इमेज क्या हो गया होगा? इमेज शॉर्टेंड हो गया होगा, है ना। और अगर m की वैल्यू 1 से बड़ा है तो इमेज क्या हो गया होगा? बताओ, इनलार्ज हो गया होगा, यानी कि इमेज बड़ा हो गया होगा। और अगर m इक्वल है किसके? 1 के, तो यानी कि क्या है? नो चेंज इन साइज, यानी साइज में कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो है ना कि दो तरीके से हम लोग मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। मैग्नीफिकेशंस, एक हम लोग पढ़ेंगे लेटरल, या ऐसा लिखता हूं लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, ऐसे लिख देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन और दूसरा लेटरल मैग्नीफिकेशन। अच्छा, एरियल मैग्नीफिकेशंस भी होता है, ठीक है। लेकिन चलो अभी हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशंस और लेटरल मैग्नीफिकेशंस। ये क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा बाबू वो एलोंग होगा, एलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यानी कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये तो ये ए है और ये बी है, और ये ए है ये बी है। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी उसी पे रखा हुआ है तो ये लेटरल हो गया, ठीक है। तो हम लोग दोनों मैग्नीफिकेशंस को यहाँ पे देखेंगे बाबू, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा उसको जल्दीबाजी में, है ना। चलिए तो देखते हैं क्या भाई, देखते हैं इसको जल्दी सा फटाफट। क्या है, आज हम लोग थ्योरी पढ़ाएंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चंस करने लायक हो गए हैं, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर में। ओके, तो हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। एक सेशन क्वेश्चंस का भी लेंगे, बहुत अच्छे से उसको और पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग और इसमें डिटेल्स फिर एक लाइव क्लास लेंगे, है ना। बहुत अच्छा लाइव क्लास होगा इस बार। पिछले बार क्या है कि फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, इस बार नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो क्या है बाबू, मान ले बाबू कि ये तुम्हारा एक मिरर है, ठीक है, और ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और ये सेंटर है, और ये हमारा फोकस है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसकी हाइट हम लोग HO मान लेते हैं, यानी HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्टिकल वाला। अब क्या होगा, इमेज के लिए क्या बताए थे,
एक काम करो, तुम एक पैरेलल रे पास कराओ, या फिर आप बहुत सारे इमेज बना सकते हो, ठीक है। तो एक पैरेलल रे पास कराओ, ये गया और यहाँ से ऐसे पास करवा दो इसको फोकस से। एक काम करो, यहाँ से एक पोल पे भेजो ऐसे, तो ये कुछ एंगल पे जाएगा, तो मान लो थीटा एंगल पे गया, तो ये भी तो नॉर्मल है ना, तो ये थीटा पे गया तो थीटा से ही वापस आ जाएगा, ये आ गया थीटा से वापस। और मान लो कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, इमेज बन गया, यानी ए डैश और बी डैश। प्लीज मेरे बाबू यहाँ पे तुम अपना लॉजिक मत लगाना कि सर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, इसलिए इसका इमेज जो है सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। हम एक रफली ले रहे हैं सिंपली सा मैग्निफिकेशन बताने के लिए, ठीक है। तो इसलिए प्लीज यार अपना लॉजिक को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो तुम लोग देखोगे यहाँ पे क्या कि ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी क्या है, सिमिलर है। क्यों है सिमिलर बाबू? कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना है, थीटा है। अगर ये 90 डिग्री है तो भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा? चलो होगा। तो लिख सकते हैं तो क्या कि ए बी और अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी और अपॉन ए डैश पी। तो अब हम लोग देखते हैं यूज साइन कन्वेंशन, या फिर एक काम करें हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसको हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। घटा के कैसे लिख सकते हैं? देखो मैग्निफिकेशंस निकालना है, तो साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एम बराबर क्या होता है? तो हम लोग इसको ये भी चलो लिखते हैं। तो इमेज का साइज कौन सा है? ए डैश बी डैश है ना, तो लिखेंगे ए डैश अपॉन बी डैश और अपॉन लिख देंगे ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, ए बी है ना, तो ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा? तो ये वाला अगर इतना अपॉन इतना लिए हैं तो फिर इसका रेशियो होगा, तो ए डैश पी होगा और अपॉन फिर क्या होगा, तो ए पी होगा कि नहीं होगा? बताओ मेरे को। अब यूज कर लो साइन कन्वेंशन। तो देखो मेरे को ए बी तो प्लस एच नोट होगा और ए डैश बी डैश माइनस ऑफ एच आई होगा, इसको एच आई मान लो। यानी हाइट किसका? इमेज का। ये हाइट किसका? ऑब्जेक्ट का। अब मुझे ये बताओ बच्चे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस जा रहे हैं हम लोग, तो प्लस लेंगे, और इमेज के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। आगे ए डैश पी, यानी कि यहां से इमेज बना है ना, तो ये हमारा इमेज जहां बनता है हॉरिजॉन्टल में, इसको भी बोलते हैं। देखो ध्यान से, हमारा इंसिडेंट रे किधर जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है ना। ये है इंसिडेंट रे या ये है इंसिडेंट रे, इधर गया इधर गया। लेकिन हम लोग इमेज को मेजर करने की जो ए डैश पे बना है, तो पोल से किधर आएंगे? लेफ्ट में आएंगे ना, यानी कि भी की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी, तो क्या हो जाएगा? माइनस भी हो जाएगा। उसी तरह से ए और पी जो है बच्चे, ए और पी जो है बच्चे, वो भी क्या होगा कि हमारा इंसिडेंट रे तो राइट साइड में है, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, डिस्टेंस मेजर करना है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो इमेज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसको? पोल से। तो पोल से किधर आ रहे हैं हम लोग? ए तक आ रहे हैं, यानी किधर आ रहे हैं? लेफ्ट में आ रहे हैं बच्चे। और हमारा इंसिडेंट रे किधर जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग अपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस यू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप इसकी वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए और आप इजिली जो है क्या कर सकते हैं? मैग्निफिकेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलो कैलकुलेट कर लो बच्चे। क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ तो? पुट कर दो वैल्यू, पुट दी वैल्यू, पुट करिए। ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ एच आई और अपॉन ए बी यानी कि प्लस ऑफ एच नोट इज इक्वल टू ए डैश पी है मेरे बच्चे, तो ए डैश पी कितना है? माइनस ऑफ बी है ना, और अपॉन ए पी है, तो ए पी कितना है बच्चे? तो माइनस ऑफ यू है, तो माइनस ऑफ यू लिख देंगे, है ना। चलिए तो हो गया आपका ये माइनस ए माइनस कैंसिल, तो ये एच आई अपॉन एच नोट। एम क्या होता था? एम बराबर क्या होता था? साइज ऑफ इमेज और अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा वाला? लॉन्गिट्यूडनल वाला, है ना, यही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू? ये माइनस इधर चला आएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? माइनस इधर आकर के, तो माइनस
v और अपॉन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो गया, क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और सॉरी हाइट ऑफ इमेज और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा किससे के बराबर होगा, तो माइनस ऑफ v अपॉन माइनस ऑफ u होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो इजी था। अब हम लोग इसी में देखते हैं लेटरल मैग्निफिकेशंस। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखो बच्चे, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन। तो अगर कोई एक ये मिरर है और मान लो कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, सेंटर है और फोकस है, और ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चा, वो ऐसे रखा हुआ है। तो इसका इमेज भी कहीं बनेगा, मान लो ये इमेज बन गया है ना। तो ये हमारा यहां से यहां तक का चेंज कुछ होगा, तो हमारा ये क्या है, डेल्टा यू है। तो ये भी कितने बाबू, डेल्टा भी है ना। अगर ये साइज देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट, तो यू बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर इमेज क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं ना। तो हमारा हॉरिजॉन्टल में कुछ चेंज है ऑब्जेक्ट में, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, तो कुछ होगा तो उसको क्या हम लोग बोल देंगे, डेल्टा यू। अब इसका जब इमेज बनेगा तो इससे बड़ा भी बन सकता है, इससे छोटा भी बन सकता है, लेकिन जो भी चेंज होगा तो किसके बराबर होगा, डेल्टा भी के बराबर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, और हम लोग क्या जानते हैं बताओ मेरे को तुम, हम लोग जानते हैं कि वी नो, क्या जानते हो तुम लोग भाई, तो तुम लोग जानते हो क्या कि अच्छा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये भी जानते हो एक कि नहीं जानते हो, जानते हो ना। और f क्या है यहाँ पे, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, इमेज चेंज हो रहा है, लेकिन f क्या है, कांस्टेंट है ना। यहाँ पे हेयर f क्या है बाबू, फोकस, वो कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो है सर, ये तो इमेज का है, मिरर का फोकस है ना, मिरर तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, तो चेंज किसके लेंथ में हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लेंथ में हो रहा है। यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट आपस में एक एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं अपने पोजीशंस को। तो अगर ए और बी बदल सकते हैं तो उसको चेंज इन लेंथ बोलेंगे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी चेंज इन लेंथ ऑफ इमेज बोलेंगे। समझ में आ रही बात। तो भाई यू चेंज हो सकता है, भी चेंज हो सकता है, लेकिन एफ क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इजीली में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको v के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ मेरे को। तो फिर इसको आप लिखोगे 1/v का कितना, -1/v स्क्वायर, तो -1/v स्क्वायर आई इंटू क्या लिखेंगे आप लोग, dv, v के रिस्पेक्ट में किए और dv है ना। फिर इसको क्या लिखेंगे, तो -1 अपॉन, बताओ मेरे को क्या चीज, -1 अपॉन u स्क्वायर आई इंटू du, ठीक है। अच्छा, इधर कितना बाबू, तो इज इक्वल टू 0 है ना। अब देखो ध्यान से क्या करोगे बाबू, एक को इधर लेके आओगे तो क्या करोगे, इधर तुम लोग लिखोगे माइनस ऑफ dv और अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो du अपॉन u स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पे मैग्निफिकेशंस क्या लिखेंगे बाबू, हमें लेटरल मैग्निफिकेशंस, लेटरल मैग्निफिकेशंस क्या होता है, m लेटरल। तो साइज ऑफ इमेज कितना है, डेल्टा v, और बटे में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, डेल्टा u।
और लिख सकते हो उसको डी वी और अपॉन में डी यू फॉर स्मॉल चेंज, और ऑब्वियसली ये चेंज होगा स्मॉल ही चेंज होगा, तो यानी कि डी वी बटे डी यू निकालना है। तो ये माइनस है तो इसको इधर नीचे लेके आओ और इसको ऊपर लेके आओ, माइनस को इधर कर दो, तो इसको लिखोगे तो इसको हम अगर यहाँ से बढ़ा दें इधर ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी वी और अपॉन इधर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा यू स्क्वायर। अब इस माइनस को इधर कर दो, इसीलिए डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया, कौन सा, लेटरल, कितना, माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, माइनस ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, है ना। तो ये है बाबू, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ में चेंज इन यू, हॉरिजॉन्टल लेंथ चेंज इन वी, किसके लिए, इमेज के लिए, है ना। और वही हमें चेंज इन इमेज अपॉन चेंज इन ऑब्जेक्ट का लेंथ ही निकालना था, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, एफ को तो मिरर का है तो कांस्टेंट हो गया, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, है ना। जब भी चेंज होगा तभी और यू चेंज होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कितना आ गया, माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, लेटरल मैग्निफिकेशंस के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं कि अब मान लो कि अगर तुमको एक से ज्यादा मिरर है तो वहां पे आप नोट्स करके लिख लेना, है ना, कि इफ मोर देन वन मिरर इज गिवन, ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन इज, समझना बात को, M1 M2 M3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इसीलिए M जो होगा फाइनल जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4, है ना, डॉट डॉट, यानी कि हर एक मिरर का अलग अलग मैग्निफिकेशंस निकाल लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर ऐसा तुमने कर दिया तो ये टोटल नेट मैग्निफिकेशन हो जाएगा, सारे मिरर के द्वारा फाइनल मैग्निफिकेशन जो होगा वो M होगा, और वो कितना होगा, तो M1 इंटू M2 इंटू M3, यानी कि मैग्निफिकेशन बाय फर्स्ट मिरर, मैग्निफिकेशन बाय सेकेंड मिरर, मैग्निफिकेशन बाय थर्ड मिरर, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। यानी सभी मिरर का, फिर से सुनना, सभी मिरर का अलग अलग मैग्निफिकेशंस को निकाल लीजिए और उसके बाद सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो है मैग्निफिकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए ये हो गया मैग्निफिकेशंस। क्या है कि बहुत ही आसान आसान कोई ये सब टॉपिक है ना, ये सब 10th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके जा रहा हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब ध्यान से देखना है मेरे बच्चे ये कि अब हम लोग जो है इसमें एक आध दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है, तब जो है फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। ओके, चलो एक आध दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाई देख लीजिए, मान लो एक मिरर है और ये है दिया हुआ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 30, और यहाँ पे पोल है ना, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, और इसका जो R है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब ये मुझे बताओ कि ये कौन सा मिरर है। तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन निकालना है किसका, इमेज का। तो देखो तो ध्यान से, मुझे बताओ तुम लोग कि ये जो है हमारा, इसका ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये कैसे जाएगा बताओ मेरे को तुम। तो ये जब भी जाएगा तो इधर से ऐसे जाएगा, यानी राइट साइड जाएगा, और हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से किधर मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे। तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP, और किसके बराबर होगा, -30 सेंटीमीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो यही ऑब्जेक्ट है, तो पोल से किधर आ रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट रे किधर जाएगा, तो ऑब्जेक्ट से राइट साइड में जाएगा, तो इधर जाएगा इंसिडेंट रे, ठीक है।
तो भाई क्या हो गया हमारा, u की वैल्यू किसके बराबर है, OP के बराबर है, और कितना है तो -30 है। अच्छा इसका सेंटर किधर है बच्चे, इसका सेंटर कहीं इधर होगा, तो मान लो इसका सेंटर जो है कहीं इधर होगा, कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, है ना। तो हमारा यही हमारा सेंटर दिया हुआ है, रेडियस कितना है 20 ना, तो रेडियस बराबर कितना CP, यानी किधर है, पोल से किधर आ रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं, इंसिडेंट रे किधर जा रहा है बाबू, राइट में, तो -20, तो इसलिए F कितना होता है, R/2 होता है, कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, किसकी वैल्यू, F की वैल्यू। और हम लोग को V निकालना है, तो हम लोग मिरर के लिए जानते हैं ना, तो नाउ क्या जानते हैं, वी नो 1/v + 1/u = 1/f, और हमें 1/v निकालना है, -1/u के जगह पर 30 लिखे, माइनस लिख दिए क्योंकि माइनस है यहाँ पे, इज इक्वल टू -1/f की जगह पर 10 है तो 10 लिख दिए, इसको उधर भेजो तो 1/v = -1/10, उधर +1/30, LCM कितना आएगा 30 आएगा, तो -3 और +1 कितना आएगा बाबू बताओ मेरे को, तो -2/30 आएगा, है ना। तो यानी इधर 1/v है, और इधर कितना है बच्चे, तो -2/30, तो यहाँ कट दो, तो -1/15 है, तो इसलिए v के बराबर कितना आ गया, -15, यानी v क्या है, निगेटिव। इसका क्या मतलब कि इमेज इसके इधर ही बना होगा कहीं यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहीं पे कहीं इमेज बना होगा, और यही 15 होगा, है ना, 15 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि इमेज भी निगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल, क्या जाएगा बच्चे, रियल हो जाएगा, है ना। और कितना जाएगा, 15 सेंटीमीटर निगेटिव में, ठीक है। यानी कि जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चे, उसी साइड में क्या बन रहा है, इमेज भी बन रहा है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, है ना। क्या भाई, ये अगर मैं तुमको बोलूं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये 5 सेंटीमीटर है, और फिर इसका रेडियस यहाँ पे सेंटर है, और ये जो है 20 सेंटीमीटर है, मतलब क्या कि O दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, यानी U दिया हुआ है, तो क्या बोले थे, फिर से बताओ मेरे को, ऑब्जेक्ट से हमारा रे जाएगा कहीं इधर जाएगा ना, तो यानी लेकिन हमारा ये पोल है, तो पोल से तो हम बाएं तरफ आएंगे ना, और इंसिडेंट किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो यही ना हमारा U होगा, तो U क्या निगेटिव होगा ना, कितना होगा, -5 हो जाएगा। और रेडियस, तो रेडियस की बात करें तो यही है हमारा, तो कितना है -20। क्यों है -20 बच्चे, क्योंकि सर पोल से तो हम इधर आ रहे हैं, जबकि इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं, इसलिए नेगेटिव है। अब फिर से सेम क्वेश्चन है ना, इसलिए लिख देगा 1/v + 1/u = 1/f, तो हमें 1/v निकालना है, तो 1/f, और इसको इधर भेज दो तो -1/u, डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हो बताओ मेरे को तुम, और लिख सकते हो 1/f कितना है, f के जगह पर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, क्यों, r/2 f के जगह पर, है ना। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 1/v बराबर कितना, -1/10, और ये माइनस और ये माइनस, तो क्या जाएगा, +1/5, तो क्या जाएगा बच्चे, 5, 10 और 5 का 10, तो -1 और +2, तो कितना आएगा बाबू, +1/10 आ रहा है 1/v, तो v = कितना आ गया, +10 आया, है ना। इंटरेस्टिंग, यानी कि इमेज किधर बन रहा है बच्चे, सर ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बन रहा होगा, इधर बन रहा होगा ना इमेज, इधर बन रहा होगा ना इमेज, क्यों बन रहा होगा, समझना बात को, समझना बिल्कुल, है ना। यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान देना है,
क्या देना है ध्यान, जो समझना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक स्टार मार्क लगा करके 2 मिनट रुकने के लिए बोलता हूँ और 2 मिनट रुक करके समझने के लिए बोलता हूँ। अब देख कैसे तू डील करेगा। मैं 6 केसेस बताया था तुम लोगों को, 6 केस। इस 6 केस के हेल्प से तुमको चेक करना है कि क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं है, यानी आपका जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है कि नहीं वो तुम चेक कर सकते हो। तो कौन कौन सा केस था? पहला था ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, इन्फिनिटी पे। दूसरा क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। तीसरा क्या था, सेंटर पे था। चौथा क्या था, सेंटर और फोकस के बीच में। पांचवा क्या था, फोकस पे था। और छठा क्या था, फोकस और पोल के बीच में था। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा केस लागू हो रहा है। तो देखो जरा सा मुझे बताओ तुम लोग, यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि सेंटर सर रेडियस इतना है, कितना है 20 है, और ऑब्जेक्ट कितना है बाबू 5 है। फिर से समझो, रेडियस कितना है 20 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है बाबू 5 है, और फोकस कितना है बाबू, तो रेडियस का हाफ। तो अगर -20 को हाफ करेंगे तो -10 आएगा मेरे बच्चे। तो इसका मतलब फोकस कहीं पोल से यहाँ पे कहीं होगा फोकस, और ऑब्जेक्ट कितना है 5 है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है बाबू यहाँ पे, वो क्या है बाबू, है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस है कि नहीं है। क्यों है पोल और फोकस के बीच में बच्चे, क्योंकि सर फोकस 10 है और ऑब्जेक्ट 5 है, यानी फोकस से पहले ही रखा हुआ है, यानी पोल के नजदीक में है। तो क्या बताए थे कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। और जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा बच्चे तो हमें पोल से दाएं तरफ आना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे भी दाएं तरफ जा रहा है, इसलिए हमारा इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया बाबू, है ना, इमेजिनरी हो गया। और क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो तुम कोई भी क्वेश्चंस को पहले देखोगे तो तुम ये पहले ये 6 केस चेक कर लेना कि कहाँ पे है, या तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से क्लू मिल जाएगा, या इमेज के डिस्टेंस से क्लू मिल जाएगा, और फोकस और रेडियस, कोई भी 2 क्वांटिटी के हेल्प से आपको एक क्लू मिल जाएगा कि 6 में से कौन सा केस है, और क्या हमारा आंसर वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे इसको हम बताते चलेंगे, लेकिन अभी मैं तुमको बता दे रहा हूं ना, तो इस 6 केस को, यानी डेटा जो दिया हुआ है U और R, इसके सहायता से बच्चे, यही U और R के सहायता से हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस 6 केस के सहायता से, ठीक है। और तब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे और देख लेंगे हाँ मेरा आंसर सही आ रहा था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। अच्छा एक चीज़ बताऊं मैं तुम लोगों को, क्वेश्चंस जो आएगा वो जनरली बच्चे, है ना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस का आएगा, लेटरल मैग्निफिकेशंस का मतलब बहुत ही कम चांसेज है। तो एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, है ना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस, है ना, ये क्या है, शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट्स यानी कि m की वैल्यू क्या होती है, -v/u होती है। कौन से के लिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, यानी कि डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल में रखता है, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला। अच्छा तुम लोग क्या जानता है, चूंकि 1/v + 1/u = 1/f होता है कि नहीं होता है बच्चे। अगर मैं तुमसे बोलूं बाबू कि एक काम कर, v/u लिख दे, तो v से मल्टीप्लाई कर दे, तो v/v + v/u = v/f, यानी क्या कर दिया तुमने, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना से, v से। तो मल्टीप्लाई कर दो v से, तो ये देख तो ये कितना हो गया, 1 हो गया ना, तो 1 = v/u = v/f
अब यही ना v बटे यू 1 प्लस, यही ना v बटे यू है, तो इसको उधर भेज दो, क्योंकि माइनस v बटे यू होना चाहिए, तो इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, ठीक, कितना जाएगा 1 माइनस v अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बटे यू, ये m हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस v अपॉन एफ इज इक्वल टू m हो जाएगा, f एलसीएम हो गया, तो क्या हो जाएगा f माइनस v बराबर m। ये हमारा जो है डायरेक्ट शॉर्टकट है मैग्निफिकेशंस के लिए बच्चे, कितना f माइनस वी अपॉन एफ, कब, जब हमारा फोकस और वेलोसिटी सॉरी इमेज दिया रहे, फिर से सुनो, जब फोकस और इमेज दिया रहे और ऑब्जेक्ट हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़े, हम डायरेक्ट मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस वी अपॉन यू होगा। समझ में आ रहा है बात, माइनस वी अपॉन यू होगा, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस में एफ दिया रहे और भी दिया रहे और हमें निकल जाए डायरेक्ट मैग्निफिकेशन, तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन यहाँ पे एफ माइनस बी अपॉन एफ से निकाल सकते हो। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो बच्चे कि हम जो है डायरेक्ट यू और एफ के सहायता से मैग्निफिकेशन को निकाल लें, तो हम वो भी कर सकते हैं ना, किसके रूप में, यू और एफ के रूप में, ठीक है। तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से मिटाता हूँ मैं इसको और उसको भी आगे पढ़ाता हूँ, है ना। तो क्या है कि वो भी इजी है बाबू। तो अब हम लोग जो है मैग्निफिकेशंस को किसके टर्म में देख लेंगे, इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। मतलब क्या बाबू कि अगर इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहे, फोकस रहे, और मुझे डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकालना हो किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो हमें भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यू और एफ यूज करेंगे और आ जाएगा। कैसे तो देख लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एम बराबर क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू तो होता है, और चूंकि 1 बाई वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1 अपॉन एफ भी होता है। अब मुझे क्या करना है कि यू और एफ लाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना से, यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, कितना हो जाएगा, यू अपॉन वी प्लस यू अपॉन यू इज इक्वल टू यू अपॉन एफ। अब ये 1 हो गया, तो यू अपॉन वी प्लस 1 इज इक्वल टू यू अपॉन एफ। अब देखिए ये तो मैग्निफिकेशन बनने वाला है और यहाँ पे यू रहने वाला है, तो इसको इधर लेके जाओ, क्योंकि माइनस हमें यहाँ लाना है, और इसको तुमको इधर लेके आओ। तो क्या करोगे, इसको उधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके आओ, तो इधर 1 है ये, और इसको इधर लेके आए, तो क्या हो जाएगा, माइनस यू अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, तो क्या हो गया, माइनस ऑफ यू अपॉन वी, एफ हो गया एलसीएम, तो एफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। अब उल्टा कर दो, क्यों, क्योंकि हमें माइनस वी अपॉन यू लाना है, तो इसको उल्टा कर दो, तो इसीलिए एफ बटे एफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बटे यू, यही ना एम है, तो इसलिए एम का वैल्यू कितना आ गया, एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू। ये किसके टर्म में हो गया बाबू, मैग्निफिकेशंस हो गया यू और एफ के टर्म में, और इसके पहले किसके टर्म में था, वी और एफ के टर्म में था, है ना। यानी जब वेलोसिटी यानी कि इमेज दिया रहे और फोकस दिया रहे तो वी और एफ वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और जब ऑब्जेक्ट दिया रहे, फोकस दिया रहे, तो अभी आपको क्वेश्चंस करवाए थे ना, एक क्या था कि ये एक मिरर था और ये हमारा पोल था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे थे, कितना डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर पे, और इसका रेडियस कितना था बच्चे, इसका रेडियस जो था वो सेंटर यहाँ था, और रेडियस कितना था, 20 था, ठीक है। अब देखो इसका आर कितना निकाले थे, -20, अच्छा फोकस कितना हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा -10 बताओ मेरे को, क्योंकि इसका आधा होता है, तो यहाँ पे कहीं फोकस है। अब एक बात मुझे तुम बताओ, ऐसा तुमको नहीं लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में है कि नहीं है, तो पक्का इमेज पीछे बनेगा, इधर कहीं बनेगा। तो देख लो, तो यहाँ पे निकाल के एम की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को तुम, तो एम की वैल्यू आ गई एफ कितना, -10, और अपॉन एफ फिर से -10 और माइनस, और यू की जगह पे यू यहाँ पे कितना है बाबू, तो -5 है, तो -5 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, -10 और अपॉन -10, और ये माइनस माइनस प्लस में कितना 5 ना, तो -10 और अपॉन में कितना, तो -5, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया, +2 आ गया बाबू,
बताओ मेरे को, +2 आ गया ना, तो ये +2 हो गया, तो यानी कि m बराबर कितना आ गया, +2 आ गया, तो मैग्नीफाइड हो गया। और प्लस का साइन का क्या मतलब है, ये समझते हो बात को? प्लस साइन का मतलब समझ में आता है तुम लोगों को कि मैग्निफिकेशन अगर प्लस है, मैग्निफिकेशन अगर माइनस है, तो इसका क्या मतलब है? देख लो इधर ध्यान से, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा ना। तो क्या है कि एकदम से क्वेश्चंस को देखोगे और क्वेश्चंस तुमसे बन जाएगा, ठीक है ना, कोई इसमें टेंशन नहीं होगा कि कैसे बनाना है क्वेश्चंस को। तो देख लो तुम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चे, हम लोग ये देखने वाले हैं कि चूंकि m की जो वैल्यू होती है -v/u होती है, अगर हम लोग कि u एंड v आर ऑन सेम साइड ऑफ मिरर, अगर यही है तो ये तो माइनस तो बाहर कर दो। अगर मैं बोलूं कि u और v सेम साइड हो, ऑब्जेक्ट और इमेज, तो ये भी, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, तो हमेशा m क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। तो m क्या आएगा, निगेटिव आने वाला है। कैसा आने वाला है, निगेटिव। तो इसको बोलते हैं रियल होता है आपका, ये रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर u एंड v अपोजिट हो, तो देखो, तो अगर ये प्लस तो ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर ये माइनस ये प्लस तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो m क्या आएगा बाबू, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज होगा। अब हमेशा इसको मत सच मानना, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लो वहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज उधर बन रहा है, अपोजिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए m की वैल्यू क्या है, प्लस है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, है ना, कि प्लस का मतलब अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगा और माइनस है तो रियल होगा, है ना। तो आप ऐसा शॉर्टकट भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला करके, यानी कि इजी वे में से, यानी कि डायरेक्ट f यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, डायरेक्ट f और v यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है बात, बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्लियर। तो ये आप आराम से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए। फिर मिरर को कट करेंगे और तब देखेंगे कि क्या इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके बाद कंबाइन करेंगे मिरर को, है ना, और उसके कारण इमेज बनाएंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो कम्प्लीटली एडवांस्ड का बेस्ड होगा, यानी जिसमें कि इमेज का, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रहेगा, मिरर का कटिंग रहेगा और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपका लगभग मिरर के लिए लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम लोग एक सीरीज लाएंगे, ठीक है, बस खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।